नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम हमारे चैनल पर लेकर आए हैं डॉक्टर हितेश भलावी जी को, जो कि जेएनवी छिंदवाड़ा सिंगोड़ी से पढ़े हुए हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद डिटेल में हमें बताएं। मैं डॉक्टर हितेश भलावी हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी स्किन डर्मेटोलॉजी में किया है। और जैसे आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं छिंदवाड़ा के बिछुआ विकास खंड के सुरंगी गांव से हूँ। बाद में मेरे मम्मी पापा दोनों शिक्षा विभाग में हैं। उनका ट्रांसफर उमरा नाला में हो गया, तो मेरी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में वहीं पे सुरंगी में हुई। उसके बाद में तीसरी के बाद में सरस्वती शिशु मंदिर उमरा नाला में मेरी पढ़ाई हुई। वहां से उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय छिंदवाड़ा में सिलेक्शन हो गया, तो 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई मैंने नवोदय विद्यालय में की। मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं? पहले उमरा नाला से, फिर उसके बाद स्कूल में भी पढ़े। अच्छा। तो फिर इसके बाद जैसे अभी आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ा होगा, या फिर कोई स्ट्रगल नहीं रहा? स्ट्रगल तो रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीवन की कहानी काफी रोचक है। मैं जब सरकारी स्कूल में था वहां सुरंगी में, तो कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, वो छोटा सा गांव था। एक झोपड़ी नुमा था थोड़ा सा वो, और साथ में एक पेड़ लगा था। तो पूरे गांव के बच्चे 5वीं तक के स्कूल के सारे बच्चों के लिए केवल वो था। तो उस समय जब मैं छोटा था तो मैं सपना देखता था कि यार स्कूल ऐसे एक बड़ा सा स्कूल होगा, वहां पे खेलने कूदने की चीजें बहुत ज्यादा होगी, उस स्कूल में खाना अच्छा मिलता होगा। तो ये इसके सपने मुझे आते थे। देखिए, सपना देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे हमारे स्कूल में बाद में जब मैं सुरंगी से उमरा नाला पहुंचा प्राइवेट स्कूल में, वहां पे हमारे टीचर्स आए, उन्होंने बोला नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है। तो वो क्या करते थे कि उस समय तो किताबें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, प्रिपरेशन के लिए गाइड वगैरह मिल नहीं पाती थी। वो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाते थे, तो ये एग्जाम है, इसकी तैयारी करना है करके एक स्कूल होता है, और वो बहुत अच्छा स्कूल है। तो उस समय से वो सपना मेरे दिमाग में था, और मुझे लगता था कि भगवान शायद मुझे निर्देश कर रहा है कि मुझे यहाँ जाना है और मेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो उस वक्त फिर क्या, मैंने वो फॉर्म भर दिया। फिर नवोदय विद्यालय जाने के लिए जिस दिन एग्जाम की डेट थी, उस दिन मॉर्निंग में पेपर था, पर गाड़ी नहीं मिल रही थी। पर सहयोग से एक साइकिल वाला मिला, मैंने उससे लिफ्ट मांगी, उसने मुझे पहुंचा दिया। और जब एग्जाम देने लगे तो एक वागले मैडम थी, उस समय वो वहां पे सारी व्यवस्था चेक करने के लिए आई थी, नवोदय विद्यालय की शिक्षिका थी वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा जब कैसा गया तुम्हारा पेपर जाते वक्त, तो मैंने बोला बहुत अच्छा गया है, शायद मेरा हो जाए। उस समय में फिर बाद में आके खेलने लगा, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। अब मैं वहां गया तो मैडम मुझे मिल गई। तो तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन मेरे चालू हो गए। हाँ, नहीं, वही बात है आपके साथ। मतलब कहना चाहिए कि वो हम पढ़ी हूँ मैंने कहीं पे कि यदि आप सही में कुछ चाहते हैं कि हमको करना ही है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप वर्क करने लगती है जब आप उसके लिए सोच लेते हैं। तो बोलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। यदि आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना ही है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे यहाँ जाना ही है, तो सारे लोग किसी ना किसी बहाने से आपकी मदद करने वहां पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ। फिर मैं नवोदय विद्यालय में चला गया, तो शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्टमेंट में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत इंट्रोवर्ट आदमी था, ज्यादा लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था। उस समय बोलता ही नहीं था, और थोड़ा सा मैं जिद्दी था, थोड़ा गुस्सेल भी था। तो स्कूल में शुरुआत में क्या, लोगों के साथ बहुत मिसबिहेवियर करता था, अपने बैचमेट्स के साथ, दूसरों के साथ। और उसका ये भी था कि मेरे घर पे चीजें थोड़ी, घर में थोड़ा सा झगड़ा झांसा ज्यादा हो रहा था, पेरेंट्स के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें थी। उस समय मेरे पिताजी को थोड़ा ड्रिंकिंग हैबिट्स थी, तो उस चीज के कारण थोड़ा सा मेरा जो तनाव था घर का, वो बेसिकली वो दोस्तों पे निकलता था, साथ वालों पे निकलता था। तो शुरुआत में फिर अब मुझे ऐसा लगता था कि
झगड़ा हो जाता है, मेरे लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मेरे दोस्त मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं, काफी अकेलापन फील करता था। फिर जब मैंने लोगों को बताया कि यार ऐसी दिक्कतें हैं, और वो गुस्सा तुम लोगों पे निकल जाता है, फिर मैं साथ वालों ने मुझे समझा, और वहां से फिर क्या है, मेरे व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। मतलब आपके व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए JNV के फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे काफी मतलब मेरा व्यवहार बदला, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेशेंट्स आते हैं तो कई बार जो चाहे आपसे कितना भी रूड व्यवहार कर लेते हैं कई बार पेशेंट्स भी, तब भी मेरा जो व्यवहार है उनके प्रति काफी काम रहता है। मैं काफी शांति से उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और गुस्सा मेरे व्यवहार में आजकल कभी नहीं रहता है। तो मतलब ये चीजें आपको JNV से सीखने मिली कि आप किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स का भी काफी इसमें रोल रहा। तो आप फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? आपने जैसे आपने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की है, तो क्या सपोर्ट रहा फैमिली? मेरे यहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट तो कहे तो वैसे तो मेरे यहाँ पूरे परिवार का रहा। मेरी माँ का काफी अच्छा सपोर्ट रहा मुझे लाइफ के किसी भी फेज में। अब एक समय ऐसा था कि चूंकि वैसे तो मम्मी पापा दोनों कमाते थे, पर चूंकि पिताजी का एक एडिक्शन का वो था, तो पिताजी का जो मोस्टली पैसा था इन सारी चीजों में खर्च हो जाता था, घर में विवाद होते थे। पर मेरे माँ मम्मी ने परिवार को एक इकाई के रूप में संभाले रखा। उस समय जो भी एक्सपेंसेस थे उनकी ही सैलरी से होता था। तो मेरी मम्मी का ये था कि देखो लाइफ में बुरे फेस आते हैं तो उसमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, और कभी भी जिंदगी में आए तो स्ट्रगल करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए बहुत बात है कि हम कहते हैं ना कि हमारे पहले टीचर हमारी मदर ही होती है, तो हमारी माँ से ही हमको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमको हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये चीजें हमने आगे इससे पहले भी डिस्कस की है इस टॉपिक में। और जैसे अभी आपने बताया फैमिली सपोर्ट और JNV का कैसे सपोर्ट रहा, और कुछ टीचर्स आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको इंस्पायर किया था। अब वहां से मैं एक दिन क्या हुआ, स्कूल में हमारी क्लास चल रही थी, रीटा मैडम थी। रीटा मैडम ने करियर के बारे में, उस दिन करियर पे चर्चा चल रही थी। सभी बच्चों से उठ के सवाल पूछा जा रहा था आप क्या बनोगे। तो चूंकि आप क्या होते हैं, गांव से आए होते हैं, और आपकी फैमिली में जैसे मेरे परिवार वाले जो है, मेरे पिताजी और मम्मी की जो फैमिली है, ये अभी पहली पीढ़ी है उनकी जो किसी जॉब में है। नहीं तो ज्यादातर लोग किसान हैं या मजदूर हैं। तो आपके मन में एक ये रहता है कि आप बड़े पदों पे नहीं पहुंच पाओगे। आपके दिमाग में वो माइंडसेट रहता है, वो इन्फेटी कॉम्प्लेक्स कह ले उसे, तो कि आप जो है आप एक लोअर मिडिल क्लास से आते हो, आप गरीब बैकग्राउंड से आते हो, तो आप अच्छा नहीं कर सकते। तो उस समय तो यही था। तो मैडम ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो 12वीं के बाद क्या करोगे। तो मैंने बोला कि मैम मैं तो BSc कर लूंगा, और उस समय शिक्षा कर्मी का एग्जाम होता था, शिक्षा कर्मी का वो करके अब पुलिस में कांस्टेबल बन जाऊंगा करके। तो मैडम ने बोली क्या तुम कांस्टेबल ही बनना चाहते हो। मैंने बोला मैडम मैं तो शायद वही बन पाऊंगा, उससे ऊपर का सोच पाना मेरे बस का है भी नहीं, और सोचा भी नहीं। तो उस वक्त मैडम ने बोला ऐसा नहीं है, तुम बड़े अधिकारी बनने का क्यों नहीं सोचते, तुम वो क्यों नहीं कर सकते, तुम में ऐसा क्या है जो मतलब तुम्हें ऐसा क्या नहीं है जो दूसरों में है। तो वो जो सवाल था वो मेरे में आया। फिर मैडम ने बोली सबको भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सबको दिमाग उतना ही दिया है, जो उस चीज के लिए जाएगा उसको मिल जाएगा। तो लाइफ में वो चीज जो है मेरे दिमाग में वो बैठ गई कि जो चीज चाहेगा उसको मिल जाएगा। तो जो एक सेल्फ डाउट होता है आदमी के अंदर, वो चीज मैडम ने ना उस दिन मेरे दिमाग से निकाल दिया। देखिए ये हमने एक वीडियो में हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, वो उस स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में जैसे आपको मैडम ने पूरा आपकी लाइफ में ही चेंज कर दिया। इसके अलावा जैसे अभी हमको हितेश ने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं,
आप कहाँ, आपके पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, तो आप कभी ये मत सोचिए कि हम भी वहीं तक बस सीमित रह जाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो भी काम कर रहे हैं आप उससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी है। फिर एक और चीज मेरे अंदर ना बहुत नकारात्मकता तो थी उस समय भी। भले ही मैं अच्छे कर रहा था, अच्छे नंबर आते थे, लेकिन ये था कि तब भी मुझे लगता था कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे मृदुला मैडम थी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाती थी। एक दिन मैम ने क्या किया कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, लेकिन तब भी मुझे लगता था उसमें काफी कमियां हैं। मैम ने वो आंसर शीट सबको दिखाई कि देखो ऐसा आंसर लिखता है, इस बच्चे ने इतना अच्छा आंसर लिखा है। तो उस चीज से मुझे काफी मोटिवेशन मिला। तो उसके बाद से मैंने जो है कि मैं वर्थलेस हूँ, मुझ में कमियां हैं, वो चीज पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने अपनी फिर जो निगेटिव चीजों की जगह पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चालू किया। और उसके साथ में एक और इंसिडेंस है जिससे मेरी लाइफ में काफी वो आया कि मेरे दिमाग में ये था कि कुछ चीज ऐसी है जो बड़ी डिफिकल्ट है, ये मुझसे कभी नहीं बन पाएगी। जैसे मैथ्स का जो सवाल था, मैथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो मैथ्स से मैं बड़ा दूर भागता था और उसमें मेरे कभी अच्छे नंबर आते नहीं थे। और एकता मैडम पढ़ाती थी, एकता मैडम काफी उस विषय, उसके कारण मेरे को डांट भी पड़ती थी एकता मैडम से, तुम ये इतने कम नंबर क्यों आ रहे हो, तुम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। फिर एक दिन मैडम ने प्यार से समझाया कि बेटा ये जो तुमको डिफिकल्ट लगता है ये सब तुम्हारे दिमाग में, जिस दिन तुम और प्रैक्टिस नहीं करते उसके कारण, जिस दिन तुम इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, फिर तुम्हें चीजें इजी लगेगी। तो फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस करना चालू किया, मैं बार बार प्रैक्टिस करते गया। तो फिर वो जो मेरा एक डर लगता था मैथ्स में कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मुझसे बनेगा नहीं, वो चीज काफी रिजॉल्व हो गई। और उसके कारण मुझे पीजी के एग्जाम में बड़ा फायदा हुआ। जिन टॉपिक्स को मैं लगता था, पीजी आपने जब मैं स्कीम की तैयारी कर रहा था पीजी की, तो उस वक्त भी क्या होता था, कुछ टॉपिक काफी जिनको याद रख पाना काफी मुश्किल होता था। तो जब शुरुआत में पेपर दिया था तो मैंने डिफिकल्ट टॉपिक छोड़ दिए थे। अच्छा। फिर मुझे मैम की वो पुरानी मेरी लाइफ की वो याद आया कि यार मैडम मैथ्स के लिए कहती थी बार बार प्रैक्टिस करो, जितना आप डिफिकल्ट चीजों से ज्यादा जूझोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा उनको डील करने का। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने फिर बाद में लगाई, तो दोनों बार मुझे फायदा हुआ। नहीं, ये मुझे लगता है ये सभी फील्ड में और सभी के लिए जरूरी है कि कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगती है तो उसकी प्रैक्टिस बार बार करें, क्योंकि वही बात है ना, प्रैक्टिस करते करते फिर हम उसमें मतलब उसमें हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हमको सब चीजें बनने लगती हैं। और जैसे अभी आपकी फील्ड है, मतलब आप स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड लोगों को सजेशंस देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक तरीके से ये सोशल सर्विस भी है। तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनकी दवा गोलियों से ज्यादा समस्याएं कुछ और होती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जो है, लाइफ स्टाइल लोगों का जो है उसमें काफी कुछ कमियां हैं, उसके कारण उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मेरे पास बहुत से केस आते हैं, जैसे हेयर फॉल के केस आते हैं। ज्यादातर महिलाएं जो मेरे पास आती है शिकायत करके कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो जब मैं उनका हीमोग्लोबिन चेक कराता हूँ, उनका हीमोग्लोबिन कम आता है, विटामिन B12 कम आता है, विटामिन D कम आता है। और मैं जब उनसे सवाल पूछता हूँ आप नाश्ता करते हैं क्या, तो अधिकांश लोग नाश्ता नहीं करते हैं यहाँ पे। सुबह उठ के वो दोपहर में खाना खाएंगे, उनका जो मॉर्निंग का पीरियड है उस वक्त आप कुछ नाश्ता नहीं करते हो तो आपके शरीर को एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिल पाती है। और साथ में है दूध नहीं पीना, फल नहीं खाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा स्किन और बाल है ये बेसिकली प्रोटीन से बना है, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन जैसे आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, सिलीनियम चाहिए, और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन चाहिए, जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। उसके लिए मेरा कहना है कि मैं अपने मरीजों को ज्यादातर किसी को भी मल्टीविटामिन देना अवॉइड करता हूँ, अनलेस जरूरी हो तब तक के मल्टीविटामिन नहीं देता हूँ। मेरा कहना है कि ये सारी चीजें आदमी को अपनी डाइट से लेना चाहिए। तो मैं अपने मरीजों को ज्यादातर सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉर्निंग में स्प्राउट्स खाइए, आप अपना ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, आफ्टरनून में आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट का काफी अच्छा सोर्स है,
वो आपको एजिंग के इफेक्ट से भी बचाता है, आपको बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। फिर मैं अपने यहाँ पे लोग जो है आजकल धूप में जाना काफी कम करते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी भी काफी कम है, तो स्किन के जो बहुत सारे रोग है स्किन के, एलोपेशिया एरियाटा है या अर्टिकेरिया है, इनमें विटामिन डी का काफी रोल है, तो मैं उनको दूध पीने के लिए सजेस्ट करता हूँ। फिर ये है कि एक्सरसाइज और योगा का भी काफी रोल है। आप स्किन के अगर ज्यादातर बीमारियों का अगर देखें ना, स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, अगर किसी बच्चे को इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी महिला की शादी है या कोई उनको देखने आने वाला है, तो उस वक्त पिंपल्स आ जाता है। अच्छा। तो स्ट्रेस के कारण, क्योंकि उस समय वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस होता है आदमी को, तो उसके कारण उसको पिंपल्स आते हैं। और जैसे क्या होता है, लोग जो है सोराइसिस एक बीमारी होती है, उसके पीछे भी स्ट्रेस का काफी रोल है। और योग जो है, आप अपने शरीर को 10 मिनट दीजिए, सुबह 10 मिनट शाम को दीजिए, आप योग कीजिए, तो योग से मेंटल स्ट्रेस काफी कम होता है और उससे भी स्किन डिसीज में काफी फायदा होता है पेशेंट को। मतलब हमारा मेंटल स्टेटस भी स्किन पे डिपेंड करता है, काफी इफेक्ट करता है। और साथ में क्या है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए आदमी को। स्किन के लिए ज्यादा नमक खाना, ज्यादा शुगर की चीजें खाना, ज्यादा फैट वाली चीजें खाना भी अच्छा नहीं है। ये सारे क्या करते हैं, हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से चलाने में, जो प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग होती है उसको अफेक्ट करते हैं, अगर आप ज्यादा तेल का, ज्यादा नमक का या शक्कर का खाते हैं। तो एक बैलेंस लाइफ स्टाइल अपना के आप स्किन और बालों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जेएनवी के स्टूडेंट्स को? मैंने जेएनवी से जो सीखा है ना, एक चीज मैं ज्यादातर बच्चों से ये मिलता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि देखो, लाइफ में ऐसा है नहीं, लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ में आपके लाइफ में काफी अप एंड डाउन आएंगे। कभी आपको जिंदगी में लगेगा कि यार मैं इतने लो पर हूं कि मैं इससे उबर पाऊंगा, नहीं उबर पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है सारे बच्चों से कि कभी लाइफ में हार ना माने, कभी भी। देखो, जो आदमी लड़ना जानता है, जो हिम्मत करता है, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि उससे उबरा नहीं जा सकता। तो स्ट्रगल करते रहे, अपनी मेहनत करते रहे और बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। समाधान पे फोकस करें, मेहनत करें। तो अभी जैसे आपका क्लिनिक चल रहा है, तो आपके आगे भी कुछ फ्यूचर प्लान है कि आप और कुछ करना चाहेंगे या कुछ? हाँ, मेरा बेसिकली ये है, जैसे मैं जब 12th में था, जब हम लोग का फेयरवेल हुआ, जब मैंने नवोदय को छोड़ा, तो जाते वक्त मैंने सबको बाय किया, तो बाहर ही हमारे यहाँ गेट पे लिखा है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ चाहिए। जो हमारा स्कूल फंक्शनिंग कर रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का टैक्स का पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, जो समाज के ऐसे बच्चों के लिए खर्च किया गया है जो गांव से है, ग्रामीण प्रतिभाएं है ना, जो जिनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही थी और उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था बनाई नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूं। बेसिकली मेरा जो फील्ड है वो हेल्थ का तो है ही, साथ में एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहता हूं। मेरा जो गांव सुरंगी है काफी बैकवर्ड इलाका है, तो अभी मैं वर्तमान में कोशिश कर रहा हूं कि वहां से भी बच्चे जो है, मेरे बाद वहां से निकले नहीं है बच्चे किसी अच्छी फील्ड में, तो मैं चाहता हूं कि वहां के बच्चे जो है उनके लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करूं, ताकि वहां से भी बच्चे आगे निकले और समाज में अपना योगदान दे पाए। और बहुत ही अच्छी बात, जैसे अभी हमने डिस्कस की हितेश भलावे जी से, किस तरीके से हमें पॉजिटिव रहना है, और अभी जैसे उन्होंने बताया कि सोसाइटी के लिए वो क्या करना चाहते हैं, तो काफी अच्छा कन्वर्शन हम लोगों के बीच रहा। और मैं चाहूंगी कि आगे आप इसी तरह, आपके जो ड्रीम्स हैं वो लगातार पूरे होते रहें, और हम आगे भी काफी, यदि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं या फिर आप कभी भी हमारे चैनल में आना चाहें तो आपका स्वागत है। तो इसी डिस्कशन के साथ अब मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी। थैंक यू। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो पूरा भर जाता है, ऊपर बढ़ जाता है।
Our world what you ask. Up about the world so high, like the diamond in the sky. लेकिन कम निकालिया हमारी गाड़ी नहीं आती फिर